उत्कर्ष जीनियस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है हमारी सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स एवं फाउंडेशन इंजीनियरिंग, मृदा एवं नींव अभियांत्रिकी की हमारी ये अगली क्लास है। तो ये हमारी दिस इज द क्लास नंबर, अभ्यास सत्र 1 है हमारा। ये हमारा विशेष अभ्यास सत्र 1 है, यानी कि स्पेशल प्रैक्टिस सेशन 1 है। तो जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। चूंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करेंगे, लगभग 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट के आसपास हमारा ये पूरा सेशन होगा। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास हम लोग इस सेशन में सॉल्व करें। ऐसा ही एक आपका अगला सेशन भी होगा जिसमें हम लोग अगेन 1 घंटे से 1 घंटे 10 मिनट के आसपास लेंगे और नियर अबाउट हम लोग उसमें भी 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 25 से कम नहीं होंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? टालस इज ट्रांसपोर्टेड बाई। टालस एक ऐसी सॉइल है जो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी टाइप की सॉइल होती हैं, जैसे कि होती है एलुवियल सॉइल जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि होती है हमारी एओलियन सॉइल जो कि विंड ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे कि होती है हमारी टिल सॉइल TILL जो कि ग्लेशियर ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ही एक होती है टालस सॉइल जो कि ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। एक हिल के यानी एक माउंटेन के टॉप से लेके सॉइल ऐसे करके ट्रांसपोर्ट होती है और ग्रेविटी के द्वारा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम लोग टालस बोलते हैं। कई बार लोग टालस को टिल से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टालस एक अलग सॉइल है जो कि ग्रेविटी द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, और जो टिल होती है TILL, इसके अलावा जो टिल होती है वो ग्लेशियर के द्वारा होती है। तो टालस का जो आंसर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि बी पार्ट। तो हमारी जो टालस सॉइल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रांसफर होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो पहली चीज ये एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, पहली चीज ये आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है, ये गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ट्रांसपोर्ट होती है। तो इस पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। पहले बताइए क्या ये सभी को क्लियर है? सारे क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं उसका कोई भी डाउट पूछने के लिए हमारा उत्कर्ष सिविल नाम से हमारा क्या है? डाउट ग्रुप है। कहां पे डाउट ग्रुप है? टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में आप उत्कर्ष सिविल नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उत्कर्ष सिविल आपको क्या करना है? अपने टेलीग्राम के टॉप में जहां सर्च होता है वहां उत्कर्ष सिविल UTKARSHCIVIL विदाउट एनी स्पेस टाइप करना है। आपको उत्कर्ष सिविल इंजीनियरिंग डाउट नाम से ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप सारी फैकल्टी से, हमारी हर सब्जेक्ट की कम से कम 2 से 3 फैकल्टी है। वहां पे ग्रुप में पिंड भी है कि किस सब्जेक्ट के लिए किस फैकल्टी से क्वेश्चन पूछना है। तो वहां आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं भी आपको सॉइल मैकेनिक्स और RCC के कोई भी डाउट पूछेंगे तो आंसर दे दूंगा। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेशन है, जो लाइव सेशन है, उसमें आपको लाइव आंसर भी मिल जाएगा। जो आपके प्रीमियर सेशन है उस सेशन के डाउट आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये भी पता चलेगा कि कितने बच्चे ग्रुप में भी एक्टिव हैं। ये भी एक नई चीज पता चलेगी आपको भी और हमें भी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? तो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे मधुमक्खी हमारा छत्ता बनाती है ना, वैसे ही करके सॉइल के पार्टिकल इस तरीके से हनी कॉम्बिंग कर लेते हैं। मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो हमारे मिट्टी के पार्टिकल हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किसकी तरह? मिट्टी के जो मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ते हनी कॉम्ब की तरह ऐसे करके हमारे सॉइल पार्टिकल्स क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ऐसा हमारे किस में होता है? ऐसा हमारे 2 टाइप की सॉइल में होता है। या तो आपकी सॉइल फाइन सैंड होनी चाहिए, या तो आपकी जो सॉइल है वो फाइन सैंड हो जाए। ठीक है, या आपकी सॉइल सिल्ट हो जाए, या तो आपकी सॉइल सिल्ट हो जाए, और या कभी कभी में हमारा क्ले में भी होता है। तो फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले में हमारा हनी कॉम्बिंग होता है। तो यहाँ पे फाइन सैंड और सिल्ट तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फाइन सिल्ट और क्ले लिखा है। स्लिट लिखा है, स्लिट नहीं होता, सिल्ट होता है। थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ, ये हमारा सिल्ट है। दिस इज सिल्ट, नॉट दिस इज सिल्ट। तो फाइन सिल्ट एंड क्ले हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? बी पार्ट, फाइन सिल्ट एंड क्ले, महीन गाद और मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट हो गया। हनी कॉम्बिंग हमारा फाइन सैंड में, सिल्ट में और क्ले में, इन तीनों में हो सकता है। हालांकि क्ले में ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो हनी कॉम्ब ना होके क्ले में ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लॉकुलेटेड एंड
डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर होता है। क्ले में ज्यादा जो हमारा देखा गया है वो फ्लॉकुलेटेड एंड डिस्पर्स देखा गया। इसका मतलब फाइन सैंड और सिल्ट में ये टाइप का यानी हनी कॉम्बिंग देखी गई है। फाइन सैंड और सिल्ट में ज्यादातर हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर देखा गया है। कभी कभी क्ले में भी देखा जाता है, बट क्ले में ज्यादातर फ्लॉकुलेटेड और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है? Which of the following is responsible for the formation of residual soil? इनमें से कौन सा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेजिडुअल सॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, जो भी सॉइल को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह तक ले नहीं जाता, ट्रांसपोर्ट नहीं करता, वो सारे टाइप के क्या होते हैं? सॉइल रेजिडुअल होते हैं। देखो, दो ही टाइप के सॉइल होती हैं। एक होते हैं ट्रांसपोर्टेड कौन सी सॉइल है? जो किसी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी द्वारा बनी है। ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी मतलब जैसे एलुवियल सॉइल है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन से बन गई है ना, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। जैसे कि और कौन सी सॉइल हो गई? ग्लेशियल टिल हो गई, ग्लेशियर के ट्रांसपोर्ट से बनी हुई है। जैसे कि टालस सॉइल हो गई, वो ग्रेविटी द्वारा ट्रांसपोर्टेड है। तो ये सारी जो ट्रांसपोर्टेड एजेंसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की गई है, ट्रांसपोर्टेशन सॉइल है। जैसे कि एओलियन सॉइल भी क्या है? ट्रांसपोर्टेड है, हवा ने ट्रांसपोर्ट किया। और दूसरी टाइप की सॉइल होती है रेजिडुअल, जो कि उसी जगह पे डिपॉजिट हो जाती हैं जिस जगह पे उनका क्या होता है? इरोजन होता है या वेदरिंग होती है। इरोजन वेदरिंग एक ही बात है। तो इरोजन या वेदरिंग होती है उसी जगह पे, और उसी जगह पे वो बन जाती हैं। कैसे पता चलेगा कोई सॉइल ट्रांसपोर्टेड है कि रेजिडुअल? तो अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी होगी, जैसे कि ग्लेशियर हो गया, वाटर हो गया, या फिर एयर हो गई, कोई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है तो फिर ट्रांसपोर्टेड हो गई। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी नहीं है, मिट्टी वहीं टूटी वहीं डिपॉजिट हो गई, तो रेजिडुअल है। तो इसमें ग्लेशियर क्या है? ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल बनाता है। वाटर क्या है? यहाँ पे जाल लिखा है, जाल नहीं, जल होगा। तो जल क्या है हमारा? जल हमारा क्या बनाता है? ट्रांसपोर्टेड बनाता है। तो जल भी हमारा आंसर नहीं हो गया, मुझे ऐसे क्रॉस करना चाहिए था, ऐसे क्रॉस कर देता हूं मैं। ग्लेशियर भी नहीं है, ये भी नहीं है। हवा क्या है? हवा भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल बनाती है, ये भी गलत है। तो नन ऑफ दीज हो गया। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी नहीं होनी चाहिए, तब हमारी रेजिडुअल सॉइल बनेगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी हो गई तो सॉइल हमारी क्या हो जाएगी? सॉइल हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाएगी, अगर ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी पार्ट। ठीक है। अगर लिखा रहता है कि नो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, तो वो भी सही होता आंसर। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू द कंबाइन ऑफ सिलिका गिब्साइट शीट? तो देखिए, ये क्ले मिनरलॉजी का क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम्स में क्ले मिनरलॉजी जो है वो बहुत छोटी सी चीज पूछी जाती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ये जब मैं लास्ट में सॉइल मैकेनिक्स को वाइंड अप कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि सिलिका शीट क्या है, गिब्साइट शीट क्या है, किस प्रकार से वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बात बस आप इतना समझ लीजिए कि कभी भी सॉइल में वाटर होगा, सॉइल में, क्ले में, सिल्ट में, तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। पानी हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए, बाकी चीजें हम लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। ये क्लास 1 का क्वेश्चन है, पहली क्लास में मैंने ये पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि जियोलॉजिकल साइकिल हमारी क्या होती है? जियोलॉजिकल साइकिल क्या होती है? सबसे पहले हमारा होता है इरोजन। इरोजन को हम लोग वेदरिंग के नाम से भी जानते हैं। वेदरिंग का मतलब भी टूट फूट होता है ना, और इरोजन का मतलब भी होता है। सबसे पहले इरोजन होता है। इरोजन के बाद ये सॉइल क्या करती है? जो सॉइल इरोड हो जाती है वो ट्रांसपोर्ट करती है। तो दूसरा हमारा क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद यही सॉइल क्या होती है? कहीं पे डिपॉजिट होती है। तो तीसरा जो हमारा पार्ट होता है वो डिपोजिशन होता है ना, डिपोजिशन। इसको भी मैं पूरा लिख देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन। और फिर चौथा जो हमारा पार्ट होता है डिपोजिशन के बाद, वो कौन सा पार्ट होता है? चौथा पार्ट डिपोजिशन के बाद होता है कि जिस जगह पे सॉइल डिपॉजिट हुई वहीं पे सॉइल का क्या हो गया? सॉइल ऊपर की तरफ उठने लगी, ऊपर की तरफ उठ के जमने लगी, तो अपहीवल हो गया। और फिर उसके बाद वापस इरोजन होने लगता है। तो पहला हमारा क्या हो गया? पहला हमारा इरोजन हो गया, दूसरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तीसरा हमारा डिपोजिशन हो गया, और चौथा हमारा अपहीवल हो गया। ये कहाँ दे रखा है? इसमें तो पहले में ही अपहीवल दे रखा है, गलत हो गया।
इसमें पहले में वीदरिंग दे रखा है लेकिन इसके बाद अपहीवल दे रखा है, गलत हो गया। तीसरे में पहले ही ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है, ये भी गलत हो गया। चौथे में वेदरिंग बिल्कुल सही, फिर ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल सही, फिर डिपोजिशन बिल्कुल सही और लास्ट में अपहीवल बिल्कुल सही। तो डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है कि पहले वेदरिंग यानी कि इरोजन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, फिर अपहीवल। तो डी पार्ट इसका, इस क्वेश्चन का डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि कोई कोलैप्सिबल अगर सॉइल है तो ये एसोसिएटेड किससे होती है? कोई भी कोलैप्सिबल सॉइल है तो ये किस चीज से एसोसिएटेड होती है? मतलब कि अगर हमारी कोई, मान लो कि कोई ऐसे करके कोई पहाड़ बना हुआ है और थोड़ा सा हवा चलने पे या थोड़ा सा लोड लेने पे ये पहाड़ की मिट्टी ऐसे करके यहाँ से क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, यहाँ पे गिर गई ऐसे करके। तो ये हमारा जो होता है ये ऐसी ही सॉइल में हो सकता है जहां पे बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक है। बॉन्ड है तो बॉन्ड बना है लेकिन वीक बॉन्ड है। तो पहला क्या है, ड्यून सैंड। ड्यून सैंड में तो बॉन्ड ही नहीं होता है, ड्यून सैंड कोलैप्स नहीं होती, सीधे वो हवा के उसमें क्या हो जाती है, उड़ जाती है। कोलैप्स का मतलब क्या हुआ, यहां से ऐसे गिर गई। तो ड्यून सैंड, सैंड तो उड़ती है, गिरती नहीं है कभी। तो ड्यून सैंड का क्या हो गया, यहां पे ड्यून सैंड क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, कोलैप्स नहीं होती हवा के द्वारा। लैटेराइट सॉइल क्या है, ये तो है ही नहीं, ये तो ना ही कोलैप्स होती है ना ही उड़ती है हवा में। ब्लैक कॉटन ये भी नहीं होती है। ये सारी क्लेई सॉइल है। कौन सी होती है, लॉइस सॉइल। लॉइस सॉइल जो होती है वो क्या होती है, वो एक जगह डिपॉजिट होती है। और लॉइस हमारी में क्या होता है, लॉइस में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बहुत थोड़े से अमाउंट में होता है जिसकी वजह से ये थोड़ा पहाड़ वगैरह का स्ट्रक्चर बना लेती है। लेकिन जैसे ही यहाँ से कोई हैवी लोड लगा या विंड लोड लगा तो ये क्या करती है, यहाँ से कोलैप्स हो जाती है, यहाँ पे से कोलैप्स होके गिर जाती है। तो ऐसी सॉइल, कोलैप्सिबल सॉइल हमारी क्या कहलाती है, हमारी लॉइस कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 का आंसर हमारा हो गया डी पार्ट। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप हमारे उत्कर्ष सिविल नाम से टेलीग्राम ग्रुप में जाके पूछ सकते हो। जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उन सेशंस में आप पूछ सकते हो, लाइव सेशन में आप डायरेक्टली क्लास में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, द सबमर्ज्ड वेट ऑफ ए सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम इज। सबमर्ज्ड वेट क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारा ये पानी है, दिस इज वाटर, ठीक है। इस वाटर में हमारे सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे करके पड़े हुए हैं, तो ये सॉइल हमारी कहलाएगी सबमर्ज्ड सॉइल, ठीक है। इस सॉइल का वेट मान लो, टोटल वेट इधर W है, इस सॉइल का टोटल वेट हमारा W है। तो इस सॉइल का टोटल यूनिट वेट गामा T कितना हो जाएगा, जिसको हम गामा सैचुरेटेड भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये सॉइल सैचुरेटेड हो जाएगी, ये पूरी सॉइल जिसमें इसमें पानी भरा हुआ है, डूबी भी हुई है पानी में, तो ये सॉइल हमारी सैचुरेटेड हो जाएगी। इसका वेट, टोटल वेट जो है अपॉन वॉल्यूम। लेकिन हमारे आर्किमिडीज बाबा ने बोला था, आर्किमिडीज बाबा ने बोला था कि भैया इस पे फोर्स ऑफ बॉयंसी भी लगेगा, जो कि कहाँ लगेगा, जो कि अपवर्ड्स लगेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो इसका जो हमारा वेट होगा, इफेक्टिव वेट की अगर हम बात करें, यानी कि इसके हम इफेक्टिव यूनिट वेट गामा सबमर्ज्ड के बारे में बात करें, इफेक्टिव इसका कितना वेट डाउनवर्ड आ रहा है, तो इफेक्टिव वेट हमारा हो जाएगा W माइनस FB, W माइनस FB अपॉन इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो W बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, W बाई वॉल्यूम तो गामा सैचुरेटेड हो जाएगा। और बॉयंट फोर्स जो इस पे लगता है वो इतने के किसके बराबर, पानी के वेट के बराबर। जितना सॉइल का आपका वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम के पानी के वेट के बराबर लगता है फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या लगता है, आर्किमिडीज बाबा ने बोला था कि किसी भी वस्तु में लगने वाला बॉयंट फोर्स जो अपवर्ड लगता है वो उसके द्वारा विस्थापित पानी के वेट के बराबर होता है। तो इसने जो पानी यहां से विस्थापित किया, उस पानी का वेट अपॉन वॉल्यूम, FB अपॉन वॉल्यूम, FB हो गया पानी का वेट अपॉन इतने का वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, जो ये पानी है इस पूरे पानी का वेट अपॉन इसका वॉल्यूम हो जाएगा गामा W। तो हमारा जो गामा सबमर्ज्ड होता है उसको गामा सैट माइनस गामा W भी बोलते हैं। और इसी गामा सबमर्ज्ड का दूसरा नाम है गामा बॉयंट, गामा बॉयंट यानी कि बॉयंट यूनिट वेट। तो गामा सबमर्ज्ड ये हो गया और गामा सैचुरेटेड टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम हो गया। बात समझ में आ गई। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया
कि सबमर्ज यूनिट वेट को हम बॉयंट यूनिट वेट भी बोलते हैं। किसके हिसाब से? हमारे आर्किमिडीज बाबा के प्रिंसिपल के हिसाब से। बात समझ में आ गई? क्लियर है कि ये जो एफ बी वेट अपवर्ड लग रहा है वो इतने ही वॉल्यूम के पानी के वेट के बराबर होगा। तो इतने वॉल्यूम के पानी का वेट अपॉन पानी का वॉल्यूम, एफ बी अपॉन वी क्या हो गया? पानी का वेट अपॉन पानी का वॉल्यूम, गामा डब्ल्यू। क्लियर है? तो यहां से ये इक्वेशन भी बन जाती है कि गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ये भी आप लोगों को पता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? फॉर अ 3 फेज सॉइल सिस्टम द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एयर वाइट्स। परसेंटेज एयर वाइट्स 3 फेज सॉइल सिस्टम में क्या होती है? तो देखो 3 फेज सॉइल सिस्टम में क्या होता है? परसेंटेज एयर वाइट्स को हम Na बोलते हैं। Na क्या होता है? Na होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो 3 फेज सॉइल सिस्टम में जीरो तो नहीं होगा, दिस इज नॉट जीरो भाई। अगर ये जीरो होगा तो 2 फेज सिस्टम बन जाएगा ना। अगर एयर जीरो है तो पानी और सॉलिड ही तो होगा, तो जीरो तो होगा नहीं। तो Va की वैल्यू क्या होगी? 3 फेज में जीरो से तो बड़ी ही होगी। और किससे कम होगी? टोटल वॉल्यूम से कम होगी। क्योंकि पूरे अगर आपके वॉल्यूम में एयर हो जाएगी तो सॉइल होगा ही नहीं, ना पानी होगा। तो जब Va 0 से V के बीच में होगा तो Na क्या होगा? Na जो है आपका कहां से कहां तक होगा? 0 से तो बड़ा होगा Na और 100 से कम होगा। 100 से कम अगर हम इसको परसेंटेज में लिखें तो ऐसे आएगा इंटू 100%। तो जब आप Va को 0 रखोगे तो 0 से बड़ा आएगा Na, और किससे छोटा आएगा? जब Va को V रखोगे तो 100 से छोटा आएगा। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से 100 के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, लाइज बिटवीन 0 एंड 100। बात समझ में आई? हाँ, अगर ये 2 फेज डायग्राम होता, मान लो सॉइल सैचुरेटेड होती, तो सैचुरेटेड सॉइल में Va 0 होता और तब ये 0 भी हो सकता था। अगर ये लिखा होता कि अगर कोई सॉइल 2 फेज है और सैचुरेटेड है तब कितना परसेंटेज एयर वाइड होगा, तब 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए अगर सभी को क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमारा? दो सॉइल हैं A एंड B। इन दोनों सॉइल का जो हमारा क्या दे रखा है? वाइड रेशियो कितना है? एक का 0.5 है और एक का 0.6 है। द रेशियो ऑफ दियर पोरोसिटीज विल बी। तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। पहले की पोरोसिटी Na निकाल लो, क्या होगी? E अपॉन 1 प्लस ई पोरोसिटी का फॉर्मूला है। तो पहले का E कितना है? वाइड रेशियो 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये आ गया आपका 1/3 Na। उसके बाद NB निकाल लो। E अपॉन 1 प्लस ई किसका? B का, 0.6 अपॉन 1 प्लस 0.6, तो ये आ जाएगा 0.3 अपॉन 0.8, मतलब 3/8 NB आ गया। ठीक है, तो Na बाई NB क्या हो गया? पोरोसिटी का रेशियो। Na हमने 1/3 निकाला, NB 3/8 निकाला। 8 ऊपर चला जाएगा, 8 अपॉन 3 इंटू 3, तो ये आंसर हो जाएगा 8/9। पोरोसिटी का रेशियो 8/9 जो कि हमें A पार्ट में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का A पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है? क्लियर है सर? ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है सर, आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है? एक हमारे कैपिलरी राइज सॉइल A में कितना है? सॉइल A में कैपिलरी राइज जिसका इफेक्टिव साइज 0.02 mm है। तो याद रखिए, हमेशा याद रखिए, क्या याद रखिए कि जो कैपिलरी राइज HE होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपिलरी साइज के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल D10 के भी होता है। D10 का मतलब इफेक्टिव साइज। तो कैपिलरी साइज या इफेक्टिव साइज के क्या होता है? हाइट ऑफ कैपिलरी HC इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कभी अगर आप HC1 बाई HC2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा D10 2 बाई D10 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो 2/1 हो जाएगा। HC1 कितना दे रखा है? HC1 दे रखा है 60 और आपसे HC2 निकालने के लिए बोला है। ठीक है, D10 क्या दे रखा है? D10 दे रखा है आपको यहाँ पे 0.04 mm, D10 0.04, और D10 क्या दे रखा है? 0.02। तो ये वैल्यू तो आपकी 2 आ जाएगी। तो HC2 कितना आ जाएगा? 60
ये 2 इधर आ जाएगा, SC2 इधर गया, 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। ये कहाँ दे रखा है? डी पार्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? डी पार्ट। 10 का आंसर डी पार्ट हो गया। देखिए सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कराए जा रहे हैं। अगर ये क्लियर है, सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन क्लियर है, तो आपको कोई भी इंसान आपके एग्जाम निकालने से नहीं रोक सकता। कैलकुलेशन क्लियर है, सब कुछ कर लेना, एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है कि नहीं जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई थिंक आपने देख लिया होगा कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 11, Which one of the following parameters can be used to estimate the angle of friction of a sandy soil? किसी भी सैंडी सॉइल का एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए, तो भैया देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम कैसे निकालेंगे? जब हमें किसी भी चीज की डेंसिटी कितनी है, पैकिंग कितनी पता चलेगी। और किसी भी चीज की डेंसिटी या पैकिंग कैसे पता चलती है? वो पता चलती है हमारी आईडी से, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी से। वो कितनी होती है? ई मैक्स माइनस ई नॉट अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100%, है ना। ई मैक्स माइनस ई नॉट अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100%, वो हमारी क्या होती है? इसके बराबर होती है आईडी। तो आईडी के हिसाब से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आईडी के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा फाई यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। फाई यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। बात समझ में आ रही है? फाई यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो डेंसिटी इंडेक्स सी हमारा क्या हो जाएगा? घनत्व सूचकांक सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी आंसर हो गया। चलिए ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। Find out the theoretical maximum dry density for a soil sample having specific gravity 2.6 and OMC 14%। ये OMC क्या होती है? देखो ये क्वेश्चन आपका ना आगे आने वाले चैप्टर का है, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल का। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल आपका आगे आने वाला चैप्टर है, उसमें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, कब करेंगे? जब हमारा अर्थ प्रेशर थ्योरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल भी करेंगे। शियर स्ट्रेंथ के बाद भी कर सकते हैं, अर्थ प्रेशर थ्योरी के बाद भी कर सकते हैं, देख लेंगे कभी बीच में करेंगे। तो इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन का बता देता हूं। ये आपसे पूछ रहा है TMDD, थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। TMDD को हम लोग गामा डी मैक्स थ्योरेटिकल भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है ओनली गामा डी मैक्स जिसको हम गामा डी मैक्स MDD बोलते हैं, और एक TMDD होता है जिसको हम गामा मैक्स टी बोलते हैं। एक ओनली गामा मैक्स होता है, एक गामा मैक्स टी होता है। ये गामा मैक्स टी पूछा है। ये होता है आपका G गामा W अपॉन 1 प्लस WG के बराबर, जहां W क्या है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। G क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है। गामा W क्या है? गामा W आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर है। देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपके ऑप्शन है, तो गामा W को ग्राम पर सीसी में रख दो। कितना होता है? G आपका 2.6 है, गामा W 1 ग्राम पर सीसी होता है। वाटर का यूनिट वेट आपको पता होना चाहिए, मैंने क्लास में बताया है। क्या बताया है? अगर ग्राम पर सीसी में लिखना है तो 1 ग्राम पर सीसी, अगर टन पर मीटर क्यूब में लिखना है तो 1 टन्स पर मीटर क्यूब, यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर? और अगर आपको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लिखना है तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और अगर आपको न्यूटन पर मीटर क्यूब में लिखना है तो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो जो यूनिट यहाँ पे डेंसिटी की लिखी है उसी यूनिट में गामा डब्ल्यू रखना पड़ता है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, टन पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब, सारी चीजें। चलिए, तो यहाँ पे ग्राम पर सीसी में 1 होता है, 1 लिख दिया मैंने, अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू कितना है? 14% का मतलब 0.14 इंटू 2.6। इस वैल्यू को आप निकाल लें, इस वैल्यू को आप निकाल लें। कैलकुलेट करने की देरी है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है, देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये वैल्यू आ रही है 1.906 ग्राम पर सीसी। तो ये आपकी थ्योरेटिकल मैक्सिमम होगी, रियल मैक्सिमम नहीं होगी। रियल मैक्सिमम को निकालने का अलग फॉर्मूला होता है, वो प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन कर्व या फिर मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन कर्व से आता है। लेकिन थ्योरेटिकल जो आपकी ड्राई डेंसिटी है वो इस फॉर्मूले से आती है। तो थ्योरेटिकल ड्राई डेंसिटी 1.906 जो कि आपको दे रखा है सी पार्ट में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके SSC JEE और
RRB जेईई में तो आते ही हैं, साथ ही गेट और ईएसआई में भी आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको वैल्यूज ठीक ठाक दे रखी हैं और कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से करवाया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी भी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे तरीके से करनी है आपको। मैक्सिमम वाइड रेशियो ऑफ ए सॉइल इज 0.7। क्या दे दिया आपको? ई मैक्स दे दिया। इसको अच्छे से करिए, टाइम भले ही लगे लेकिन रिजल्ट सही आना चाहिए। पहले हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, उसके बाद स्पीड मेंटेन अपने आप हो जाएगी। उसके बाद एंड द मिनिमम इज 0.35। ई मिनिमम वाइड रेशियो कितना दे दिया हमें? 0.35 दे दिया। ठीक है सर, समझ में आता है। नेचुरल वाइड रेशियो कितना दे दिया? 0.525। ई नॉट दे दिया 0.525। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स क्या आपसे परसेंटेज में पूछा है? क्या डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू हमें परसेंटेज में पूछी? नहीं, डेंसिटी इंडेक्स हमें परसेंटेज में नहीं पूछा, तो हम लोग भी परसेंटेज में नहीं निकालेंगे, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। कितनी होती है? ई मैक्स माइनस ई नॉट अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये वैल्यू होती है। तो मैंने यहाँ पे ई मैक्स रख दिया 0.7, ई नॉट रख दिया 0.525 अपॉन 0.7 माइनस ई मिनिमम 0.35। तो यहाँ पे आपका आईडी आ जाएगा। कैलकुलेट करिए, मैं भी करता हूँ, देखते हैं कितना आता है। ये आ रहा है 0.5। 0.5 का मतलब 50%। लेकिन आपसे ये वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे ये पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे 50% नहीं पूछा गया है, आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आईडी की हो गई 0.5। यानी कि अगर आप रेंज में बात करें ना, तो रेंज में क्या होता है? 0 से 15% वेरी डेंस, सॉरी 0 से 15% वेरी लूज, और उसके बाद 15 से 35% हमारा क्या माना जाता है? लूज, है ना। 35 से 65% तक क्या माना जाता है? मीडियम डेंस। तो अगर हम लोग इसका नाम देंगे, इसकी डेंसिटी का, इस सॉइल की डेंसिटी का नाम देंगे, तो ये सॉइल मीडियम डेंस सॉइल है। क्यों? क्योंकि नेचुरल वाइड रेशियो 0.525 में ये सॉइल मीडियम डेंसिटी शो कर रही है। 50% कहाँ आएगा? 35 से 65 में। 65 से 85 क्या होती है सॉइल? देखो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये मैंने आपको क्लास में ही पढ़ाया है, लेकिन मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ कि एक तो याद आ जाए और इस पे बेस्ड आगे भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। तो 65 से 35 हो गया आपका ये डेंस, और अगर ग्रेटर देन 85 है, मतलब 85 से 100 है, 85 से 100 है अगर, तो ये मान ली जाती है वेरी डेंस। तो कहीं भी अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी क्या मिल रही है? 85, 85 से ऊपर मिल रही है, तो सॉइल आपकी क्या है? सॉइल अपनी नेचुरल स्टेज में या सॉइल साइट पे वेरी डेंस स्टेज में है। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया, इसका बी पार्ट आंसर है। और कुछ नई चीजें भी आपने सीखी, हालांकि क्लास में पढ़ाया है, बट जो लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस सेशन में आए हैं उन्होंने नई चीजें सीखी होंगी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक क्ले सैंपल है जिसका वाइड रेशियो कितना है? 0.5 है, और वो ड्राई स्टेट में है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है, देन इट्स श्रिंकेज लिमिट विल बी। तो देखिए, ड्राई स्टेज से लेके श्रिंकेज लिमिट के बीच में क्या होता है? वॉल्यूम और वाइड चेंज नहीं होते। आपको मैंने डायग्राम दिखाया था ना, एक डायग्राम दिखाया था कि अगर मैं सॉइल का यहाँ पे वॉल्यूम V लिखूं और यहाँ वाटर कंटेंट लिखूं, तो ड्राई स्टेज, ये आपका VD हो गया, ड्राई वॉल्यूम, यहाँ से श्रिंकेज लिमिट तक, ये WS तक क्या होता है? वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आते। वॉल्यूम में चेंजेस इसके बाद आते हैं ना, जब आपका प्लास्टिक लिमिट आता है, जब आपका लिक्विड लिमिट आता है। तो कहने का मतलब ये है कि वाइड रेशियो यहाँ पे जितना होगा उतना ही यहाँ होगा। तो अगर इस वाली जगह पे बात करें तो यहाँ का वाइड रेशियो E और यहाँ का वाइड रेशियो E सेम होगा। ड्राई स्टेज में वाइड रेशियो दे दिया, तो श्रिंकेज लिमिट पे भी वाइड रेशियो कितना होगा? वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, उतना ही वाइड रेशियो होगा। तो E आपको 0.5 ही मिलेगा श्रिंकेज लिमिट पे भी। G कितना दे दिया आपको? 2.7। और मैंने बताया था कि S की वैल्यू कहाँ से 1 होना शुरू हो जाती है? WS के बाद आपको, इवन WS पे भी जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 1 हो जाता है। तो ये 1 हो गया। तो आपको क्या निकालना है? आपको WS निकालना है। WS इज इक्वल टू व्हाट? आप लगा दीजिए, बहुत फेमस इक्वेशन है, हमारे सहवाग पाजी
जो हमारे सबसे उम्दा प्लेयर हैं क्रिकेट के, आज तक के जो सबसे उम्दा प्लेयर्स में से एक हैं, उनकी इक्वेशन लगा दो। SC इज इक्वल टू WG, बस हम यहाँ WS लिख देंगे क्योंकि ये वैल्यूज हमारी श्रिंकेज लिमिट की हमने रखी हैं। S 1 हो गया, E 0.5 हो गया, WS हमें निकालना है और G 2.7 हो गया। तो WS आ जाएगा 0.5 अपॉन 2.7, 0.5 अपॉन 2.7, जो कि निकल के आ रहा है 0.185, यानी कि परसेंटेज में बात करें तो 18.5% हमारा श्रिंकेज लिमिट हो गया। तो इसमें आपको 18.5 कहाँ मिल रहा है? सी पार्ट में। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन तो हमारा देखो कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं थी, आसान थी, लेकिन ये समझना जरूरी था कि ड्राई स्टेज में जितना वाइड रेशियो होगा उतना ही वाइड रेशियो आपका कहाँ पे होगा? उतना ही वाइड रेशियो मेरे भाई आपका इस जगह श्रिंकेज लिमिट पे भी उतना ही वाइड रेशियो होगा, क्योंकि ड्राई से लेके श्रिंकेज लिमिट तक सॉइल का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वॉल्यूम चेंज नहीं होने का मतलब वाइड्स भी चेंज नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? तो बस यही समझने वाली बात थी कि कैलकुलेशन हमें यहां करनी है इस जगह पे, तो यहां का वाइड रेशियो कितना होगा? यहां का वाइड रेशियो ड्राई स्टेज के बराबर होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक वॉल्यूम ऑफ सॉइल कांस्टेंट है, नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, ये डायग्राम तो मैं बता चुका हूं आपको, ये डायग्राम इंडेक्स प्रॉपर्टीज में बता दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये तो मैंने आपको किसमें टेस्ट ऑन सॉइल बताए थे, जब वाटर कंटेंट मेथड, रैपिड मॉइस्चर मेथड ये सब बताया था, वहां पे बताया था। द गैस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर इज, तो यहाँ पे देख भी सकते हो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 होता है। इसको हम वाटर से अगर रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक तो गैस बनेगी C2H2, जो कि हमारी कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन गैस होती है, प्लस हमारा CaO यानी कि हमारा कौन सा लाइम बन जाएगा? हमारा जो है कैल्शियम ऑक्साइड लाइम बन जाएगा। तो कौन सी गैस निकली है? एसिटिलीन गैस निकली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी पार्ट हो गया। और ये किस मेथड में यूज होता है? इसको हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जिसका दूसरा नाम है रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड में यूज करते हैं। ये मेथड क्या करता है? ये मेथड हमें वाटर कंटेंट देता है। ये मेथड रैपिड तो है, लेकिन उतना एक्यूरेट मेथड नहीं है। दिस इज नॉट दैट मच एक्यूरेट। ज्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सा है? सबसे ज्यादा एक्यूरेट सारे वाटर मेजरमेंट में, सारे सॉइल के मॉइस्चर मेजरमेंट में सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा मेथड है? सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेरे भाई मेथड है ओवन ड्राइंग मेथड। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि बताओ वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन में सबसे एक्यूरेट, सबसे ज्यादा जो आपका करेक्ट मेथड, एक्यूरेट मेथड है, वो कौन सा है? वो है ओवन ड्राइंग मेथड। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? द वाटर कंटेंट ऑफ ए हाईली ऑर्गेनिक सॉइल इज डिटरमाइंड इन द ओवन एट टेम्परेचर ऑफ, यहां पे ओवन है, ये OVEN। ओवन में हम लोग कितने टेम्परेचर पे हाईली ऑर्गेनिक सॉइल को क्या करते हैं? वाटर कंटेंट निकालते हैं। तो देखिए, जब भी कभी आपकी सॉइल ऑर्गेनिक होगी, हाईली ऑर्गेनिक से मतलब नहीं है, अगर सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट है तो ओवन का टेम्परेचर हम 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखते हैं। रीजन क्या है 60 से 80 डिग्री के बीच में? कि 80 के ऊपर क्या होता है? ऑर्गेनिक कंटेंट जल जाता है। और अगर बहुत हाईली ऑर्गेनिक है तो हाईली ऑर्गेनिक में आप मिनिमम रख दो, 60 रख दो। कब? जब आपका हाईली ऑर्गेनिक है। हाईली ऑर्गेनिक में भाई आप 60 रख दो। भाई कोई बोल रहा है बहुत ऑर्गेनिक है, जल जाएगा, जल जाएगा, तो ठीक है भैया 60 डिग्री सेंटीग्रेड रख देते हैं। तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में आप 60 कर दो, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक है तो 80 कर दो। तो हाईली ऑर्गेनिक लिखने का मतलब यही है कि आपका 60 डिग्री में आपको ओवन ड्राइंग मेथड यूज करना है। 60 डिग्री टेम्परेचर पे आपको सॉइल को क्या करना है? सॉइल का मॉइस्चर इवेपोरेट कराना है। तो उस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का 16 का आंसर डी पार्ट हो गया। आई थिंक सभी को अभी तक ये समझ में आ गया होगा, सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सॉइल इफ ड्राई डेंसिटी ऑफ गिवन सॉइल इज 1.75 ग्राम पर cc।
क्या बताना है आपको, सॉइल क्वांटिटी बतानी है अगर ड्राई डेंसिटी दे रखी है। और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कितना दे रखा है, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम 5 × 10⁴ मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, 5 × 10⁴ दे रखा है। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है, हमें वेट निकालना है। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत खास चीज नहीं है, वेट हम सीधे लिख सकते हैं गामा ऑफ सॉइल, गामा टी ऑफ सॉइल इनटू वॉल्यूम। तो वेट हमने यहां लिख दिया, गामा टी कितना है, गामा टी है हमारा 1.75 ग्राम पर सीसी, लेकिन वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे रखा है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको टन्स पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, फिर से 1000 से डिवाइड कर दो, तो अगेन 1.75 टन्स पर मीटर क्यूब हो गया। टन्स में क्यों किया, क्योंकि सारे ऑप्शन टन में हैं, तो 1.75 टन्स पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, इंटू 5 × 10⁴ मीटर क्यूब। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सॉइल का वेट आ जाएगा। सिर्फ गुणा करना था और यूनिट एक बार देखनी थी। 1.75 × 5 × 10⁴ मैंने कर दिया, तो ये आ गया 87500 टन्स। और ये हमारा कहां दे रखा है, ये हमारा सी पार्ट में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी पार्ट। आई थिंक कि आप सभी को क्लियर होगा, है ना, 17 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया था उत्कर्ष सिविल, UTKARSHCIVIL, विदाउट एनी स्पेस उत्कर्ष सिविल नाम से आप कहां सर्च करेंगे, आप उत्कर्ष में का टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, तो टेलीग्राम में आप सर्च कर लेंगे तो आप हमारे डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी गामा डी, परसेंटेज एयर वाइड्स, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सॉइल इज। कृषि मृदा के लिए गामा डी, Na, G और W में क्या रिलेशन है। तो देखिए गामा डी का एक फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या होता है, G गामा W अपॉन 1 + E। क्या होता है, G गामा W अपॉन 1 + E। ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, यस और नो, ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा। तो इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, अगर E की वैल्यू किसके फॉर्म में रख दें, E की वैल्यू हम लोग E, W और S के फॉर्म में रख दें, और फिर S को भी हम लोग किसके फॉर्म में रख दें, Na के फॉर्म में, तो हमारा S क्या होता है, S होता है हमारा 1 - AC, और AC को हम लोग Na के फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें रखेंगे, देखो पूरा डेरिवेशन है ये, इतनी जल्दी तो आप कर नहीं पाओगे, आप बोलोगे तो मैं पूरा डेरिवेशन भी करा दूंगा। पूरा डेरिवेशन जब आप करोगे तो ये 1 - Na × G गामा W अपॉन 1 + WG बन जाता है। ये पूरा जब आप निकालेंगे तो ये इतना बन जाएगा। अगर आपको इसको निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, 1 - Na कर से स्टार्ट कर लेना, 1 - Na से स्टार्ट कर लेना, जो कि 1 - क्या होता है, जो कि 1 - VA/V होता है। ठीक है, जब आप इसको यहां से V - VA करोगे तो V - VA क्या बन जाएगा, VW + VS। VW + VS अपॉन V करोगे तो यहाँ पे आपका गामा डी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से ये डेरिवेशन स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली ये डेरिवेशन यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हो, एक बार घर पे ट्राई करना, यहाँ करेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा। और आपको ये याद भी होना चाहिए, देखो गामा डी वगैरह के जो फॉर्मूले हैं ना वो याद होना चाहिए। तो एक तो ये आपको पहले से पता था, इसका डेरिवेशन करने एग्जाम में जाओगे ना तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तो डेरिवेशन में लग जाएगा। तो बेटर ये है कि इसका Na के फॉर्म में जो फॉर्मूला है कई बार यूज होता है, इसको याद कर लो। ठीक है, बाकी डेरिवेशन किसी को करना है तो भाई साहब रिसर्च करने के लिए मैंने बता दिया, 1 - Na से स्टार्ट करोगे, ये G गामा W सब उधर वॉल्यूम के फॉर्म में आ जाएंगे, तो सब आप यहाँ पे रिप्लेस करके बना सकते हो। ठीक है, किसी को अगर डेरिवेशन चाहिए तो डाउट ग्रुप में रिक्वेस्ट कर देना, वहां पे कोई ना कोई स्टूडेंट डेरिवेशन भी भेज देगा। ठीक है, या हम लोग ही भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट जब आपका प्री एग्जाम होता है तो इन डेरिवेशन की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक सॉइल इंजीनियर क्या कलेक्ट करता है, एक सैंपल ऑफ सॉइल कलेक्ट करता है विच इज हैविंग मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ 25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मॉइस्ट यूनिट वेट का मतलब क्या है, बल्क यूनिट वेट ही, इसका मतलब क्या है, बल्क यूनिट वेट ही दे रहा है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। और क्या बोला जा रहा है, और क्या बोला जा रहा है,
वाटर कंटेंट अवेलेबल इज 50%, तो W हमारा कितना है 50% का मतलब 0.5। और क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.55, G कितना दे दिया हमें 2.55 दे दिया। और कुछ भी बोल रहा है, देखते हैं और कुछ भी बोल रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ सॉइल मास, N कितना होगा ये पूछ रहा है, और गामा W आपको दे दिया 9.81। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, कि हम लोग एक काम करते हैं। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, वाटर कंटेंट दिया है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको अच्छे से याद हो, कि गामा टी इज इक्वल टू जी इंटू 1+W अपॉन 1+E इंटू गामा W। इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले E निकाल लेते हैं। जैसे ही हम E निकालेंगे तो E से हम पोरोसिटी निकाल सकते हैं। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन 1+E होता है कि नहीं। पोरोसिटी का फॉर्मूला N जो हमें निकालने के लिए बोला गया है वो E अपॉन 1+E होता है। यानी कि एक बार हमने अगर E निकाल लिया तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहां से सबसे पहले E निकाल लेते हैं। गामा टी कितना है 25 दे रखा है, इज इक्वल टू जी कितना है 2.55, 1+W कितना है 0.5, गामा W कितना दे रखा है 9.81 अपॉन 1+E। हो गया, यहां से E निकालो, इधर लिख देता हूं, यहां से E आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेट करता हूं, आप भी करिए। .5 आ रहा है E, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। E 0.5 है तो N हो जाएगा 0.5 अपॉन 1 + 0.5, ये आपका 1/3 आ जाएगा। यानी कि 0.3333 ऐसे करके, परसेंटेज में 33.33% ऐसे करके लिख सकते हो आप। तो 33.33% या 33% ये बी पार्ट में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, बी पार्ट हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन थी, पहले हमें E निकाल लिया गामा टी के फॉर्मूले से, और इस E को N की वैल्यू में रख दिया, तो हमारा ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन लेंदी भी होगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, स्पीड अगर फास्ट रखोगे तो हो जाएगा। मैंने कितने मिनट में किया, अगर मैं आपको समझाने की बजाय सिर्फ कैलकुलेशन का मिनट देखूं तो 2 मिनट आता है। तो कुछ क्वेश्चन आप 2 मिनट में करोगे, कुछ क्वेश्चन आप आधे मिनट में भी करोगे, कुछ क्वेश्चन आप 10 सेकंड में भी करोगे। तो सबका एवरेज जो है उसमें एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कुछ ज्यादा टाइम भी लेते हैं, कुछ कम भी लेते हैं, ये ज्यादा टाइम लेने वाला था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं एक बार। ये बोल रहा है कि द कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मच रिलेटिव डेंसिटी। डेंस सैंड की बात कर रहा है, कौन से सैंड की, डेंस सैंड की हमारी बात चल रही है। अच्छा, अगर डेंस सैंड कॉम्पैक्टेड भी हो गई, तो इसको हम लोग कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड का दूसरा नाम वेरी हाई या वेरी डेंस सैंड भी बोल सकते हैं। देखो डेंस, कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड में कॉम्पैक्टेड वर्ड वेरी वर्ड का सिनोनिम है। कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड में कॉम्पैक्टेड को आप वेरी भी बोल सकते हो। तो एक्चुअली में डेंस सैंड नहीं है, ये कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड है, मतलब वेरी डेंस सैंड। और वेरी डेंस सैंड के लिए आपका रेंज क्या होता है, वेरी डेंस सैंड के लिए रेंज होता है ग्रेटर देन 85% या फिर ग्रेटर देन, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करोगे 0.85। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर डेंस सैंड ही पूछ रहा है, डेंस सैंड का 0.65 से 0.85 होता है, वो कहीं दे ही नहीं रखा। 0.65 से 0.85 तो कहीं दे ही नहीं रखा। तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड का मतलब वेरी डेंस सैंड है। और वेरी डेंस सैंड के लिए क्या होता है, आईडी की वैल्यू जो है, यानी कि जो डेंसिटी इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो 85% से ऊपर या 0.85 से ऊपर होती है। और ये सिर्फ एक पार्ट में दे रखा है, डी पार्ट में 0.95 क्या है, 0.85 से ज्यादा वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 का डी पार्ट। यहां तक सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है कि अगर एक सॉइल सैंपल है जिसका वेट
0.18 किलोग्राम है। वॉल्यूम कितना है? 0.0001 मीटर क्यूब। ड्राई यूनिट वेट कितना है? 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया? 0.02 किलोग्राम वाटर मिक्स कर दिया। तो बताओ, पहले सैंपल 0.18 किलोग्राम का था, 0.02 किलोग्राम वाटर ऐड कर दिया, तो अभी सैंपल का टोटल वेट कितना हो गया? 0.18 क्या था? पहले वेट था। अब 0.02 हमने वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल वेट सैंपल में सॉलिड का और वाटर का सब मिला के टोटल वेट अब 0.2 हो गया है ना। 0.18, 0.02, 0.2 किलोग्राम। वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम कितना था? लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, ये लिखा है 0.001, 0.0001। अच्छा, जो पानी ऐड किया वो तो वाइट्स में चला जाएगा, टोटल वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा ना। पानी जो ऐड किया वो किस में चला गया? वाइट्स में। तो टोटल वॉल्यूम तो अभी भी उतना ही रहेगा, 0.0001 मीटर क्यूब। तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा? बल्क डेंसिटी गामा टी कितना हो जाएगा? गामा टी हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम। वेट कितना है हमारा? 0.2, वॉल्यूम है 0.0001। तो यहां से गामा टी आपका बन जाएगा, गामा टी बन जाएगा 1 2 3 4 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, ड्राई डेंसिटी कितनी है? ड्राई डेंसिटी है इसकी, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितनी है ड्राई डेंसिटी? 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब रिलेशन लगा दो, बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू ड्राई डेंसिटी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू ड्राई डेंसिटी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। तो बल्क डेंसिटी हमारी 2000 है, ड्राई डेंसिटी 1600 दे रखी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। यहां से डब्ल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है? 2000 अपॉन 1600 पहले कर देते हैं हम, और -1 कर देते हैं। ये आ जाएगा 0.25, मतलब कि ये हमारा 25% आंसर आ गया। कितना आ गया? 25%, यानी कि 25% हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। आई थिंक कि आप सभी को क्लियर होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी पार्ट हो जाएगा। सभी को क्लियर है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल तगड़ा क्वेश्चन था, और आई थिंक ये सभी को क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है? कह रहा है द डायमीटर ऑफ द सीव यूज्ड फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट इज। लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए हम लोग एक सॉइल को किससे पास कराते हैं? एक सॉइल को, जो भी हमारा सॉइल मास है उसको एक सीव से पास कराते हैं। उसको एक क्या करते हैं? उसको एक सीव से पास कराते हैं। किससे पास कराते हैं? एक सीव से पास कराते हैं। और इस सीव में जो बीच में खाली स्पेस होता है, इस सीव में जो बीच में खाली स्पेस होता है, वो खाली स्पेस क्या होता है? वो खाली स्पेस जो होता है इस सीव में, ये जो खाली स्पेस होता है, इसमें जब हम सॉइल को डालते हैं, यहाँ पे जब हम सॉइल को डालते हैं, यहाँ पे जब हम सॉइल को डालते हैं, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कौन से पार्टिकल? जो हमारे क्लेइस वाले पार्टिकल होते हैं, या सिल्ट वाले पार्टिकल, सिल्ट और क्ले वाले जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। बट ऐसा देखा गया है कि सिल्ट और क्ले के साथ साथ ऐसे पार्टिकल्स को भी थोड़ा बहुत लेना चाहिए लिक्विड लिमिट में, जो फाइन सैंड टाइप के हैं। कैसे टाइप के हैं? फाइन सैंड टाइप के हैं। इसीलिए इस छलनी का आकार 75 माइक्रोन नहीं रखा जाता, ताकि सिर्फ सैंड और सिर्फ सिल्ट और क्ले निकले। इसका आकार 0.425 mm रखा जाता है, 0.075 की बजाय 0.425 mm, यानी कि 425 माइक्रोन की सीव से सॉइल को पास कराया जाता है। और यहाँ पे जो सॉइल हमें मिलती है, इसी सॉइल को हम किस में टेस्ट करते हैं? कैसाग्रांडे टेस्ट में। कैसाग्रांडे टेस्ट कैसा होता है? मैंने आपको बताया था, लिक्विड लिमिट में एक प्याली होती है। इस प्याली में हम क्या करते हैं? इस प्याली में हम लोग, इस प्याली के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इस प्याली के अंदर हम लोग यहाँ पे अपने सॉइल के सैंपल को क्या करते हैं? इस जगह पे हम लोग अपने सॉइल के सैंपल को रख देते हैं। इस जगह पे हम लोग अपने सॉइल के सैंपल को यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, और इसको हम लोग कितने ब्लोज देते हैं? 25 ब्लोज।
25 ब्लोज देते हैं, हैंडल वगैरह यहाँ पे लगा रहता है ऐसे करके, इस हैंडल से 25 ब्लोज हम देते हैं इसको, किस पे, एक रबर पैड पे, ऐसे करके एक रबर पैड पे रखा होता है, इस पैड पे 25 ब्लोज इसको दिए जाते हैं, है ना, इस रबर पैड पे रखा होता है, इस पे इसको क्या दिए जाते हैं, 25 ब्लोज दिए जाते हैं इसको। इस रबर पैड पे रखा होता है, यहाँ इसको 25 ब्लोज दिए जाते हैं। ये हमारा रबर पैड पे रखा है, और इस प्याली पे इस सॉइल को रख के हम ऐसे घुमाते हैं, 25 ब्लोज दिए जाते हैं, जिससे इसके बीच में एक जो गैप बना हुआ है, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में हम लोग ऐसे करके गैप बनाते हैं, इसके बीच में हम लोग ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके एक 2 mm का गैप बनाते हैं। कितने mm का, 2 mm का गैप बनाते हैं। ये गैप कितने mm का होता है, 2 mm का। ये 2 mm का गैप भर जाए इस 25 ब्लोज से, उससे हमारी लिक्विड लिमिट निकलती है ना, इसी को तो कैसाग्रांडे टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें हमारी जो सीव का साइज होता है, जो सॉइल पास होती है जिस सीव से, उसका साइज होता है 425 माइक्रोन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी पार्ट, है ना। ये बहुत ही डिटेल में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ये आ सकता है एसएससी जेई में या फिर किसी भी एक जेई के एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं तो आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इज, वाटर कंटेंट के डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग कौन सा ऐसा मेथड यूज करते हैं जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के कौन कौन से मेथड है, एक तो हमारा देखो ओवन ड्राइंग मेथड है। कौन सा है, ओवन में ड्राई करने वाला मेथड, यानी कि ओवन ड्राइंग मेथड। और दूसरा मेथड कौन सा है, पहला तो ओवन में ड्राई करने वाला मेथड हो गया, ओवन ड्राइंग मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड है हमारा रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड भी बोलते हैं, है ना। ये फास्ट तो होता है लेकिन एक्यूरेट नहीं होता। और मैंने जब आपको ये पढ़ाया था, तो बताया भी था कि कोई मेथड जितना फास्ट होगा उतना कम एक्यूरेट होगा, जितना स्लो होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। तीसरा हमारा कौन सा था, तीसरा हमारा था वाटर कंटेंट निकालने का सैंड बाथ मेथड, सॉरी टॉर्शन बैलेंस मेथड, टॉर्शन बैलेंस मेथड। चौथा हमारा क्या था, सैंड बाथ मेथड, है ना। सैंड के ऊपर सैंपल रख के हम लोग क्या करते थे, उसको सुखाते थे, सैंड बाथ मेथड। और कौन कौन से मेथड थे, और कौन कौन से मेथड थे, पांचवा था हमारा पिग्नोमीटर मेथड। पिग्नोमीटर भी थोड़ा बहुत एक्यूरेसी उसमें कम ही थी, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं थी। और छठा कौन सा था हमारा, रेडिएशन मेथड, है ना, रेडिएशन मेथड भी था। ठीक है, इन सब में सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी थी, ये मैं लिख क्यों दिया, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए, साथ ही साथ पुराने चैप्टर रिवाइज भी हो जाए। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी ओवन ड्राइंग मेथड में थी। किस मेथड में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी थी, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हमारी ओवन ड्राइंग मेथड में थी। इस वाले मेथड में हमारी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी थी, किसमें, ओवन ड्राइंग मेथड में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी थी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट, ओवन ड्राइंग मेथड, ओवन शुष्कीकरण या ओवन शुकन विधि। क्लियर, 23 क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, जल्दी से बताएं। अगर सभी को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स इज नोन एज। प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, यानी कि पूछ रहा है कि IP/IF प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो क्या कहलाता है। तो ये हमने पढ़ा हुआ था इंडेक्स प्रॉपर्टीज में। इस वैल्यू को हम IT से डिनोट करते हैं और इसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम है टफनेस इंडेक्स। इसका नाम हमारा क्या है, टफनेस इंडेक्स हम इसको बोलते हैं और IT से डिनोट करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 25 क्वेश्चन होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन आप सेशन नंबर 2 में करोगे, जो कि सेशन नंबर 2 आपका अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास आपकी 14 अगस्त को होने वाली है। सेशन नंबर 2 आपका प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 में करोगे, और अगली क्लास में भी हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन और आगे के टॉपिक्स के प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी इसमें होमवर्क मैंने बहुत कम दिया है, कुछ क्वेश्चन अगले सेशन में मैं आपको घर पे करने के लिए दूंगा, वो आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी है आपके लिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेज इज नोन एज। तो कौन सा वाटर कंटेंट है, एक बार डायग्राम दिखा देता हूं आपको। अगर आपको याद हो तो मैंने सॉइल के लिए एक डायग्राम बनाया था, जहां पे मैंने यहां पे इस जगह वॉल्यूम ऑफ सॉइल को दिखाया था, वॉल्यूम ऑफ सॉइल यानी कि V को दिखाया था, और इस जगह पे यहाँ पे मैंने वाटर कंटेंट यानी कि W को दिखाया था, वाटर कंटेंट यानी कि W दिखाया था। तो वहां पे अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे 3 ऐसे करके हमारी क्या आ रही थी, लाइन आ रही थी, 1 2 और 3 हमारी ऐसे करके क्या आ रही थी, लाइन आ रही थी। कौन कौन सी लाइन आ रही थी? यहाँ पे हमारा ये ड्राई वॉल्यूम था जब वाटर कंटेंट 0 था। यहाँ पे वाटर कंटेंट किसके बराबर था? श्रिंकेज लिमिट के बराबर था। यहाँ प्लास्टिक लिमिट के बराबर था, और यहाँ लिक्विड लिमिट के बराबर था। यहाँ पे इस जगह पे जब आपका वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से कम है, तो इस रेंज में सॉइल आपकी क्या थी? सॉलिड स्टेट में थी। यहाँ पे आपकी सॉइल क्या थी? सेमी सॉलिड स्टेज में थी, सेमी सॉलिड। इस वाली रेंज में आपकी सॉइल क्या थी? जब आपका वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से ऊपर हो तो सॉइल प्लास्टिक स्टेज में थी, और जब आपका वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से भी ऊपर है तो सॉइल लिक्विड स्टेज में थी। तो अगर कभी किसी सॉइल को मान लो मैं ड्राई कर रहा हूं, तो सॉइल इस वाले पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करेगी, कौन से पॉइंट को? लिक्विड लिमिट को। कौन से पॉइंट को? लिक्विड लिमिट को जैसे ही क्रॉस करेगी तो यहां से आपकी सॉइल लिक्विड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में आ जाएगी। यही पूछा गया है कि अगर हम सॉइल को ड्राई करते हैं, लिखा नहीं है बट ये खुद से समझना है कि अगर हम सॉइल को ड्राई करते हैं और सॉइल क्या करती है? सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट, तो वो वाटर कंटेंट जहां से लिक्विड से प्लास्टिक में चेंज कर रही है वो क्या हो गया? WL हो गया, यानी कि लिक्विड लिमिट हो गया, जिसको हम LL से भी डिनोट करते हैं। LL, WL या लिक्विड लिमिट, तीनों एक ही चीज है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया C पार्ट, लिक्विड लिमिट यानी कि तरलता सीमा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया। चलिए, ये 25 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, इस अनाउंसमेंट को देखते हैं एंड देन वी विल एंड द क्लास। क्या अनाउंसमेंट है? आपका DDA JEE का जो है लाइव टेस्ट चल रहा है, जो कि सभी के लिए क्या है? फ्री है। ये लाइव टेस्ट सभी के लिए फ्री है, हर हफ्ते एक लाइव टेस्ट होता है। इसको देने के लिए सबसे पहले क्या करना है? उत्कर्ष स्मार्ट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और फिर इंजीनियरिंग सेक्शन सेलेक्ट करना है। वहां पे DDA JEE का आपका टेस्ट चल रहा है। आपने DDA JEE का टेस्ट देख लिया, उसमें आपको क्या देखना है? 14 अगस्त 2022 को हमारा क्या हो रहा है? 7 बजे जो है हमारा क्या टेस्ट हो रहा है? सिविल इंजीनियरिंग का स्टील स्ट्रक्चर का टेस्ट हो रहा है। इसको आप इनरोल कर लें। इसको इनरोल करने में क्या होगा? जैसे ही टेस्ट होगा आप टेस्ट को लाइव दे सकते हैं। 14 अगस्त शाम 7 बजे से लेके 24 घंटे के अंदर, अगर आप 14 अगस्त शाम 7 बजे के बाद 24 घंटे के अंदर टेस्ट देंगे तो आपकी रैंक भी जनरेट हो जाएगी। ये आपको एक फायदा मिलेगा। तो इस टेस्ट को आप इनरोल कर लें और 14 अगस्त शाम 7 बजे आप टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ इस टेस्ट से लेके कोई डाउट है, टेस्ट आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस का क्या है? एक डाउट पूछने का भी ग्रुप है। टेलीग्राम में आप उत्कर्ष सिविल नाम से सर्च करेंगे, UTKARSHCIVIL, विदाउट एनी स्पेस उत्कर्ष सिविल टाइप करिए। टेलीग्राम के टॉप में उत्कर्ष सिविल इंजीनियरिंग डाउट नाम से टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लिए, और ज्वाइन करने के बाद टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, टेस्ट में रैंक कैसे जनरेट होती है, टेस्ट ज्वाइन नहीं कर पा रहे या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, उसका तुरंत समाधान आपको मिलेगा।
और इस डाउट ग्रुप में बहुत सारी फैकल्टीज हैं, हर सब्जेक्ट की 2 या 2 से ज्यादा फैकल्टीज हैं, इवन कुछ की 3-4 फैकल्टीज भी हैं, उनसे आप अपने सब्जेक्ट का डाउट भी पूछ सकते हैं। आज की क्लास का या किसी भी प्रैक्टिस सेशन का कोई डाउट है वो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो इसको एनरोल कर लें। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि 13 अगस्त को यानी कि कल आपका क्या होगा, 13 अगस्त को यानी कि कल एक विशाल रक्तदान शिविर है हमारा जोधपुर में, उसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे के बीच में, क्योंकि हमारा जो है रक्तदान महादान माना जाता है। और एक छोटी सी भेंट के तौर पे आपको एक स्टड्स का हेलमेट भी मिलेगा उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस की तरफ से। ये एक छोटी सी भेंट है क्योंकि आपका जो रक्तदान है वो तो बहुत महादान है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो आप 13 तारीख को ये जो हमारा पर्व है जोधपुर में, आदर्श विद्या मंदिर लोकेशन है जिसका आपको वीडियो के बीच बीच में भी नोटिफिकेशन मिलता रहता है, यहां पे आप रक्तदान कर सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं और आने वाले डीडीए जेई के लाइव टेस्ट को आप एनरोल कर लें उत्कर्ष स्मार्ट ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है। और जो भी डाउट ग्रुप है, जिसको भी डाउट पूछना है, डाउट ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी डाउट ग्रुप में ही आप क्लियर कर पाएंगे, उत्कर्ष सिविल नाम से टेलीग्राम में सर्च करके, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।